Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 24th of November 2025. 24 नवंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बहुत अच्छी न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं आज के, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आप वो सब चीज़ें समझेंगे, सीखेंगे और आगे अपना प्रीलिम्स अच्छे से करेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ओपिनियन के बारे में कि क्या वो जो ओपिनियन आया है क्या वो पुराने जजमेंट को ओवर रूल कर देगा या नहीं कर देगा। तो सबसे सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो नहीं करेगा। कभी भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो होता है वो जजमेंट को ओवर रूल नहीं करता है। जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए पहले वो अपील होगी, अपील जाएगी, दोबारा सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी और सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बनी थी उससे बड़ी बेंच बनानी पड़ेगी जो लास्ट जजमेंट से थी, ताकि उसको ओवरटर्न किया जा सके। ठीक है ना। तो पुराना जो जजमेंट है उसको एक लार्जर बेंच से ओवरटर्न किया जाता है। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो उसमें मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आर्टिकल 143 के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट है वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है या कोई सजेशन मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। ठीक है ना। आर्टिकल 143 इस बार जो मांगा गया था वो आर्टिकल 200 के रेफरेंस में मांगा गया था कि गवर्नर के पास क्या क्या चॉइसेस रहती हैं। आर्टिकल 201 के बारे में कौन कौन सी चॉइसेस, मतलब बिल को पास करने के लिए आर्टिकल 201 के बारे में था, जिसमें कि ये कहा जाता है कि कौन सा बिल रिजर्व कर सकता है गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट। तीसरा जो था वो आर्टिकल 361 के तहत था, जिसमें 361 ये कहता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट जो है या कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो किसी गवर्नर या किसी प्रेसिडेंट को नहीं बुला सकते हैं उनकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के चक्कर में। मतलब कि कोई उन्होंने काम किया है और उसके संबंध में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता उनसे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है ना। तो अब रेफरेंस जब गया था तो उसमें एक्चुअली 8 अप्रैल का जजमेंट भी अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 8 अप्रैल का जजमेंट ये कहता है कि कोई भी प्रेसिडेंट या कोई भी गवर्नर किसी बिल को यानी स्टेट गवर्नमेंट के किसी बिल को इंडेफिनेटली होल्ड नहीं कर सकते और 3 महीने के अंतर्गत उनको वो बिल या तो पास करना है या तो फेल करना है, जो करना है 3 महीने में करना है। अदरवाइज उसको डीम्ड असेंट मिल जाएगा, मतलब उसको डीम्ड टू बी असेंटेड माना जाएगा। ठीक है ना। लेकिन जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में गया ये चीज़ सजेशन, इसके बारे में पूछा प्रेसिडेंट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, कोई टाइमलाइन नहीं दी जा सकती है वैसे तो, क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट अपने काम कर रहे हैं और ये एक तरीके से इंटरफेरेंस हो जाएगा उनकी पावर के साथ। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, हालांकि किसी बिल के ऊपर वो इंडेफिनेटली बैठ भी नहीं सकते और अगर वो बैठते हैं तो एक रीजनेबल पीरियड सजेस्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये भी आपको बता दो कि उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 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 प्रेसिडेंट और गवर्नर है वो डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ जुडिशरी, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर के तहत भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये भी उन्होंने कहा साथ ही साथ कि जो स्टेट की वर्किंग है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए हैं स्टेट के लोगों से, तो उनकी वैल्यू ना घटे, इसलिए एक लिमिटेड पीरियड में आपको बिल्स को असेंट करना भी चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ कई लोग कह रहे हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही डिसीजन कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है तो क्या ये उनका डिसीजन ओवर रूल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ओवर रूल नहीं होगा। दोबारा हाँ, ये लॉ की क्लैरिटी ज़रूर हो गई है तो हो सकता है दोबारा हियरिंग अगर हो, अपील हो तो उसमें ओवरटर्न हो जाए। तो लेट्स सी क्या होता है उसमें। अगली न्यूज़ जो है वो है इप्सा के बारे में। यूएनएससी रिफॉर्म्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन बट ए नेसेसिटी। अभी ये इप्सा मीटिंग हो रही है, देख लो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने अभी इप्सा की मीटिंग, इप्सा में 3 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इसको ट्रॉइका बोलते हैं, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका का ट्रॉइका, यानी 3 जो कंट्रीज़ हैं। तो ये इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका लीडर्स समिट हो रहा है। कहाँ पे लीडर समिट हो रहा है? एंड दिस इज हैपनिंग एट जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। ठीक है ना। तो यहाँ पे इप्सा मीट जो है उसमें उन्होंने बोला कि यूएनएससी में जो रिफॉर्म्स हैं वो अब एक मतलब वो नहीं, ऑप्शन नहीं है, बट दे आर अ नेसेसिटी ना, है ना, उनकी ज़रूरत है। ऑब्वियस सी बात है, यूएनएससी की जो वीटो पावर है वो भी इंडिया को नहीं मिली है। जब इंडिया को मिलनी थी तो उन्होंने चाइना को दिलवा दी थी। और एक और चीज़ कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स बहुत दिनों से पेंडिंग है। आपको एक ग्रुपिंग याद होगी, G4 की एक ग्रुपिंग है जिसमें 4 कंट्रीज़ हैं, है ना। तो उसमें आई थिंक आपकी जर्मनी है, इंडिया है,
जापान है एंड ब्राज़ील है ना। तो वो 4 कंट्रीज जो हैं G4 कहलाती हैं, तो वो भी यूएनएससी के रिफॉर्म्स के लिए ही बनाई गई हैं। इब्सा की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको इब्सा का फैक्ट बता दूं, तो इब्सा डायलॉग फोरम के रूप में बना था 2003 में विद द साइनिंग ऑफ ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन। तो ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन 2003 में आया था, उसके थ्रू ये बनाया गया था। आइडिया बेसिकली, इसमें आइडिया जो है इसका इब्सा का, वो पहली बार 2003 के जून में आया था और उसके बाद इसको जस्ट फॉर्मली बना लिया गया था। एक और चीज़ आपको याद रखना है कि ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन के आने के बाद इसको बनाया गया था, और इसमें 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, और दीज आर द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट, और आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब इस जोहान्सबर्ग समिट में क्या कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, तो उन्होंने ये कहा है कि भैया पहली चीज़ तो इब्सा को एक ऑप्शन के रूप में बताया है कि फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड में इब्सा एनएसए लेवल मीटिंग को जो है उसको स्ट्रेंथन और इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाने की बात की है। इसके अलावा इब्सा डिजिटल इनोवेशन अलायंस को भी प्रपोज किया गया है, इब्सा डिजिटल इनोवेशन अलायंस, ताकि एक दूसरे के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI जो है उसको शेयर किया जा सके। फॉर एग्जांपल इंडिया में UPI, कोविन, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें, इब्सा डिजिटल इनोवेशन अलायंस, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से इब्सा फंड जो है वो लगभग 40 कंट्रीज के में काम कर रहा है, एजुकेशन, हेल्थ, विमेन एम्पावरमेंट, सोलार एनर्जी के लिए, है ना। इसके अलावा उन्होंने एक नया इब्सा फंड फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर भी प्रपोज किया है, ताकि साउथ साउथ कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका में इब्सा फंड फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, इब्सा फंड फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। एंड उन्होंने ये भी कहा कि इब्सा कोई ऑर्डिनरी ग्रुपिंग नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स द शेयर्ड वैल्यूज एंड एस्पिरेशंस ऑफ द ग्लोबल साउथ, है ना। शेयर्ड वैल्यूज एंड एस्पिरेशंस ऑफ ग्लोबल साउथ इब्सा रिप्रेजेंट करता है, ऐसा उन्होंने कहा। आगे मूव करते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ इंडियाज ओनली फ्रेंच मीडियम गर्ल हाई स्कूल नियरिंग कंप्लीशन। तो याद रखिएगा, इंडिया का एकमात्र फ्रेंच मीडियम गर्ल हाई स्कूल जो है वो कौन सा है और वो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पुडुचेरी में है, और इसका नाम देखो यहाँ पे लिखा है ओल्ड पेंशनैट डिज्यून्स फिलेट। याद रखिएगा, ओल्ड पेंशनैट डिज्यून्स फिलेट, पुडुचेरी में, इंडियाज ओनली फ्रेंच मीडियम गर्ल्स हाई स्कूल विच इज रन बाय पुडुचेरी गवर्नमेंट, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसका रिस्टोरेशन वर्क कंप्लीट हो गया है, इट इज इंडियाज ओनली फ्रेंच मीडियम गर्ल्स हाई स्कूल, ठीक है ना, याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है जिसके बारे में हमको देखना है, तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे देखो लिखा है विनायगार आइडल फ्रॉम बंगाल एडॉन्स अ टेम्पल इन तमिलनाडु। ये विनायगार आइडल है, द कॉपीड आइडल ऑफ बंगाल्स पाला डायनेस्टी स्टाइल विनायगार केप्ट ऑन डिस्प्ले। तो यहाँ पे पाला डायनेस्टी के बारे में तो आप सबको पता है, पाला डायनेस्टी कहाँ पे थी, बंगाल वाले रीजन में थी। और आपसे एक छोटा सा सवाल ये भी मेरे को पूछना है कि जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसको किसने बनवाया था, तो कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझे बता सकेंगे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी, तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा है अनयूजुअल स्टैच्यू ऑफ पिल्लैयार। यहाँ पे देखो लिखा ना पिल्लैयार, तो अगर आपसे कुछ पूछे पिल्लैयार क्या है, तो लॉर्ड विनायगार को ही ये गणेश जी का एक रूप है, याद रखिएगा। एडॉर्न विद सरपेंट वॉर्न एज अ सेक्रेड थ्रेड worshipped as Gangai Kund Vinayagar. The idol was brought to the Nageshwaram temple known as Kudanathi Keezkottam. याद रखेगा दिस इज अ थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। नागेश्वरम टेम्पल जो है उसको कुदानाथी कीज कोट्टम, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, आई एम नॉट वेरी वर्स्ड विद द सदर्न इंडिया प्रोनाउंसिएशन, तो कुडनाथी कीज कोट्टम। एंड ये चोला किंग राजेंद्र वन जो थे, उन्होंने बंगाल के कंक्वेस्ट के बाद इसका नाम रखा था, ठीक है ना, नागेश्वरम टेम्पल का, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट है, पिल्लैयार लॉर्ड विनायगार को ही कहा जाता है। एंड ये आप देख भी सकते हैं लॉर्ड विनायगार ही कौन है, ये सरपेंट की तरह, सरपेंट को सेक्रेट थ्रेड या जनेऊ की तरह पहन रखा है इन्होंने, तो दैट इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। विनायगार जो हैं उनको, जो नागेश्वरम टेम्पल में है, इज फेसिंग नॉर्थ, शोइंग 4 हैंड्स, वन होल्डिंग मोदकम, जो मोदक होता है राइस बेस्ड, कोलू कट्टई इसको बोलते हैं, कोलू कट्टई इज अ राइस बेस्ड डेलिकेसी। टर्म्स याद रखना, कई बार यूपीएससी पूछ लेता है कोलू कट्टई क्या है। वन ब्रोकन टस्क
दूसरे हाथ में ब्रोकन टस्क है। वन अ स्ट्रैंड ऑफ रुद्राक्ष बीट्स, तीसरे में रुद्राक्ष। एंड वन अ परशु यानी एक्स, यानी आपका वही जो परशुराम लेके चलते थे, परशु, ठीक है। एंड ही इज डिपिक्टेड ईटिंग अ कोलुकुट्टी विद हिज ट्रंक वाइल माउस सिट्स एट हिज फीट। तो जैसा मैंने बताया कि गणेश जी का ही दूसरा नाम विनायकार आप देख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यू कैन मूव अहेड विद मी। जस्टिस सूर्यकांत जो है, ही विल बी द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2027 तक इनका टेन्योर है, फरवरी में, तो आप इसको भी याद रखेगा। COP30 स्ट्रेसेस एडेप्टेशन एज पाथ टू फॉसिल फ्यूल। तो ये COP30 का जो फाइनल डिक्लेरेशन आया उसका नाम याद रखने का, म्यूतीराओ, याद रखिएगा, म्यूतीराओ दिस इज कमिंग टुगेदर। या देखिए इसको बोलते हैं म्यूतीराओ एग्रीमेंट। यहाँ लिखा है, मैं मार्क कर देता हूँ, देखो लिखा है ना, म्यूतीराओ एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो इसका टेक्स्ट का जो नाम है, ब्राज़ील में जो हुआ, बेलेम ब्राज़ील में हुआ COP30, उसका नाम है म्यूतीराओ, इट्स कमिंग टुगेदर एग्रीमेंट, ठीक है ना। और इन्होंने बोला कि भाई एक वर्क प्रोग्राम हमको स्टैब्लिश करना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट ट्रिपल कर दें हम एडेप्टेशन फाइनेंस को बाय 2035। तो एडेप्टेशन वाले फिनेंस को, अब देखो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ क्यों एडेप्टेशन पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो फोकस था वो पूरा मिटिगेशन पे था। अप टू नाउ द फोकस वाज इंटायरली ऑन मिटिगेशन। एंड अब मिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल से जो हुई है प्रॉब्लम्स, उनको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, ठीक है ना। अडेप्टेशन में क्या होता है कि आपको नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होते हैं आगे के लिए, है ना। एंड यू हैव टू अडेप्ट विद द चेंजिंग एटमॉस्फेयर। तो अभी तक जो क्लाइमेट चेंज है उसको शील्ड करना एम अकेला नहीं है, उसको शील्ड करने के साथ साथ उसको फ्यूचर रेडी बनाना भी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से चेंज करना है, इन्वेस्ट करना है एग्रीकल्चर में, रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में, ताकि अडेप्ट हो सके, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करना है, ठीक है। एंड ऑथर ने ये भी कहा कि बिजनेस जो मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो बिजनेस फ्रेंडली होते हैं, है ना। तो इसीलिए उस पर ज़्यादा अटेंशन दिया गया था, ताकि मिटिगेशन पे ज़्यादा ध्यान इसलिए दिया गया था क्योंकि वो बिजनेस फ्रेंडली होता है। दिस इज़ व्हाट दी ऑथर सेज, ठीक है। एंड यहाँ पर इसीलिए म्यूतीराओ एग्रीमेंट में जो है वो अडेप्टेशन फंड की बात की गई, इसको ट्रिपल करना है। एंड इसके अलावा NCQG यानी कि न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल्स जो है, न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल्स जो कि बाकू अजरबैजान जो है 2000 मतलब COP29 में जो आए थे, COP29 बाकू अजरबैजान जो था, उसमें ये कहा गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो मोबिलाइज करेंगी $300 बिलियन एनुअली बाय 2035 एंड दे विल वर्क टुवर्ड्स एक्सपैंडिंग इट टू $1.3 ट्रिलियन एनुअली, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनुअली वो $300 बिलियन 2035 तक, और उसके बाद $1.3 ट्रिलियन एनुअली इसको करना है। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, म्यूतीराओ एग्रीमेंट आप याद रखेगा। अगला जो है वो है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स अक्रॉस इंडिया हैव नो रिकॉर्ड ऑफ ऑन अफ्रीकन ग्रे पैरेट ट्रेड। तो अफ्रीकन ग्रे पैरेट ट्रेड के बारे में आपको बता दूं, अफ्रीकन ग्रे पैरेट होता क्या है। अफ्रीकन ग्रे पैरेट का नाम देखो, साइंटिफिक नेम है सिटैकस एरिथेकस। सिटैकस एरिथेकस, ये पी साइलेंट होता है ना। तो सिटैकस एरिथेकस वन ऑफ द मोस्ट इजीली प्रोक्योरेबल एनिमल है इन द कंट्री। 40 से 60 साल की इसकी लाइफ टाइम होती है, ये भी याद रखना। ये बर्ड बहुत काफ़ी लंबा जीता है, 40 से 60 साल की लाइफ होती है। इंडिजिनस टू रेन फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, ये वहाँ के सेंट्रल अफ्रीका के इंडिजिनस हैं वैसे ये, कोट आइडेवोर, वेस्टर्न कीनिया, इन सब पार्ट में। एंड ग्रे कलर जो पैरेट होता है, दे हैव कलरलेस स्टनिंग, दे आर मोस्टली कलरलेस, क्योंकि ग्रे है तो ग्रे में कोई कलर थोड़ी है, ग्रे तो कलरलेस ही अपने आप में। अफ्रीकन ग्रे जो होते हैं थोड़े ब्राइट ग्रे कलर के होते हैं। दे स्मार्ट, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बर्ड्स इन द वर्ल्ड, अमंग द स्मार्टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, काफ़ी सोशल होते हैं। एंड दिस स्पीशीज इज इंडेंजर्ड इन IUCN। तो याद रखिएगा IUCN जो स्टेटस है उसका, वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, बाय IUCN इंडेंजर्ड है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स का जो साइट्स है, यानी कि कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, उसमें अपेंडिक्स 1 में आते हैं, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ट्रेड इसका काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए था, बट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्रीडर्स को लाइसेंस चाहिए। अगर आपको ब्रीड करना है तो अपेंडिक्स 1 के स्पीशीज जैसे अफ्रीकन ग्रे पैरेट हो गया, तो एक वैलिड ब्रीडिंग लाइसेंस जरूरी होता है कि अगर आपको इनको ब्रीड करना है, बेचना है। बट इंडिया में ये बेचे जा रहे हैं, बट इनको अभी इनका किसी ने ब्रीडिंग लाइसेंस लिया नहीं है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। ये याद रखिएगा, ब्रीडर्स ऑफ स्पीशीज लाइसेंस रूल्स 2023 के हैं। ब्रीडर्स ऑफ स्पीशीज
लाइसेंस रूल्स 2023 के हैं। एंड द एप्लीकेंट मस्ट हैव ऑल्सो अ साइट्स इंपोर्ट परमिट, तो एक साइट्स इंपोर्ट परमिट होना चाहिए जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट लाइसेंस यहाँ से मिलता है, और दूसरा ब्रीडर्स लाइसेंस मिलना चाहिए ताकि एक्जॉटिक स्पीशीज को आप ब्रीड कर सकें। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। एक न्यूज़ यहाँ पे थी रैंडम फॉरेस्ट के बारे में। व्हाट इज दिस रैंडम फॉरेस्ट? तो रैंडम फॉरेस्ट एक्चुअली में फॉरेस्ट नहीं, एक मशीन लर्निंग मेथड है। याद रखें, काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये टर्म। रैंडम फॉरेस्ट इज नॉट अ फॉरेस्ट बट अ मशीन लर्निंग मेथड दैट मेक्स प्रिडिक्शंस बाय कंबाइनिंग द डिसीजंस ऑफ मेनी सिंपलर मॉडल्स कॉल्ड डिसीजन ट्रीज। तो याद रखिएगा, सिंपलर मॉडल्स के डिसीजन को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने की प्रोसेस जो होती है मशीन लर्निंग के थ्रू, वो रैंडम फॉरेस्ट प्रोसेस कहलाती है। और इसमें क्या होता है, जो सिंपलर डिसीजंस होते हैं, सिंपल मॉडल्स होते हैं, उनको डिसीजन ट्रीज कहा जाता है। और जब इन डिसीजन ट्रीज को स्टडी किया जाता है एक करके और उसके थ्रू एक मशीन लर्निंग मेथड बनाया जाए तो उसको हम बोलते हैं रैंडम फॉरेस्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। समझ में आ गया होगा आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल पार्ट में कोई भी नहीं है, छोड़ सकते हो आराम से, जैसा मैंने बोला छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला है स्टेट पीएससी चेयरपर्सन्स का, जो कि तेलंगाना में होने वाला है 19-20 दिसंबर में, ठीक है ना। तेलंगाना में 19-20 दिसंबर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पीएससी चेयरपर्सन्स होने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पीएससी चेयरपर्सन्स होने वाला है। और स्टेट पीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स जो हैं दे फेस अभी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं स्टेट पीएससीज में। लिटिगेशन चलता रहता है, कभी कोर्ट में मैटर रहता है, डिलेज होते हैं, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक ना भी होता है इंटरव्यू में साले चीटिंग कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पीएससी की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो पीएससी इवॉल्व हुआ है फ्रॉम द फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे ही। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में कहा गया था इसको इंक्लूड करने के लिए। तो 1926 में फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुई थी। 1926 में पहली पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुई थी। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्रिएट किया था पीएससी फॉर प्रोविंसेस। और कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना तो उसने भी यही स्ट्रक्चर फॉलो किया, यूपीएससी प्लस स्टेट पीएससी वाला, है ना। दोनों की अगर हम बात करें तो यूपीएससी जहाँ पर एक पॉलिटिकली न्यूट्रल इन्वायरमेंट में काम करता है, मेरिट बेस्ड एक्सपीरियंस है, कभी लीक नहीं हुआ, लीकेज नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। डेडिकेटेड पर्सनल मिनिस्ट्री, डेडिकेटेड वर्कफोर्स, रेगुलर है, प्रिडिक्टेबल है, ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे स्टेट पीसीएस की बात करें तो इसमें तो भैया स्टेट गवर्नमेंट के मनमाने लोग आ जाते हैं स्पॉइल सिस्टम के थ्रू। कोई क्लियर एज नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ के मेंबर्स का। इरेगुलर वैकेंसी नोटिफिकेशन आती हैं, वैकेंसीज इतनी बार चेंज होती हैं कि दिमाग ही ख़राब हो जाएगा आपको। और 5 लेवल की प्रोसेस एक तरीके से, मतलब कि पहले प्री मेंस इंटरव्यू, उसके बाद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये चलता है। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, काफ़ी डिलेड है, क्रेडिबिलिटी लॉस बहुत ज़्यादा है ना। ये सारी चीज़ें हैं ऑथर ने जो बताई है। तो इसको सुधारने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, तो ऑथर ने पहले कुछ सजेशंस भी दिए हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले स्ट्रेंथन करना पड़ेगा मैन पावर की प्लानिंग को। एक प्रॉपर मैन पावर, आप डेडिकेटेड मैन पावर बनाइए। अपॉइंटमेंट रूल्स को अमेंड करिए ताकि मिनिमम एज उसमें 50 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो मिनिमम एज 55 और मैक्सिमम एज 65 बोलते हैं। क्वालिफिकेशंस को डिफाइन कीजिए, है ना, कि कौन से क्वालिफिकेशंस होंगे। कोई भी बन जाता है, एरा तो खैरा बन जाता है पीएससी में, तो चेयरपर्सन है ना, बस उसका बैकिंग होना चाहिए प्रॉपर पॉलिटिकल। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ सके। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये भी समझ में आपको आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। अगली जो न्यूज़ है अगर हम देखते हैं कुछ है क्या। Yes, Japan's first female leader faces a taboo over entering the male only sumo ring। तो जो sumo ring होती है उसमें केवल मेल्स इंटर करते हैं, बहुत पहले से नियम है। याद रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दी कि sumo ring होता है, उसका दूसरा नाम जो जापानीज नेम है उसको दोहयो बोलते हैं, दोहयो। तो ये प्लीज़ मेक श्योर यू राइट डाउन दीज थिंग्स, है ना। दोहयो, DOHYO, है ना। तो दोहयो बोलते हैं उसमें। अब चूंकि जापान में प्राइम मिनिस्टर ही विमेन बन चुकी हैं, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर सनाए ताकाइची। तो अब प्रॉब्लम ये है कि क्या वो सूमो रिंग में इंटर करेंगे, तो इस साल तो उन्होंने इंटर नहीं किया। और लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि वो ट्रेडिशनलिस्ट हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो इंटर करें, क्योंकि फेमिनिस्ट हैं नहीं, ट्रेडिशनलिस्ट हैं, तो वो इसको अपहोल्ड करेंगी चीज़ को और वो नहीं इंटर करेंगे। बट दिस इज अ बिग टैबू। एक स्टोरी भी उन्होंने बताई कि 1978 में एक फीमेल, मतलब सॉरी, एक स्टोरी भी उन्होंने बताई है
कि एक लड़की थी, उसका सिलेक्शन हुआ था रिसेंटली, लेकिन वो चूंकि लड़की थी तो फिर उसको सुमो रिंग में, ऑफिशियल सुमो रिंग में एंटर नहीं करने दिया, है ना। तो ये याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें दोहयो जरूर याद रखना, सुमो रिंग का जो नाम है। तो दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट इज़ इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।